जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 समाप्त कर चुके थे 7th क्लास का, और आज दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 3 के बारे में। और इसमें दोस्तों दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ प्राप्त करनी है, ठीक है। तो उसमें हम लोग चोल सम्राट सब पढ़ लिए थे, चौहान वंश वगैरह, और उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष भी हम लोग देखे थे, तो उसका भी जिक्र हुआ था। अब आगे दोस्तों हम लोगों को दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ना है। देखिए चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। तो कावेरी डेल्टा में किसका था? चोल वंश का था। बोल रहा है क्या आपने गौर किया था कि अध्याय 2 में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं जिसकी राजधानी दिल्ली में रहा हो। तो मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसका राजधानी जो है दिल्ली में था। तो दिल्ली का नाम भी वहाँ पर नहीं लिया गया था, आपको पता है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर जो है 12वीं शताब्दी में ही बना। तो वो सब बात 12वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहा था। और यहाँ पे दिल्ली कब आया महत्वपूर्ण शहर के केंद्र में? तो यह आया 12वीं शताब्दी में। बोल रहा है यहाँ पे कि तालिका 1 पर नज़र डालिए। तो तालिका 1 यहाँ पे है, देखिए। सॉरी, यहाँ पे हम किए थे। बोल रहा है कि तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल जो है तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले कौन सा राजपूत यहाँ पे आया था? तोमर राजपूत आया था। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। उसके बाद यहाँ दोस्तों हुआ क्या कि चौहानों ने यहाँ पे इसको तोमर को पराजित कर दिया था अजमेर में। चौहान उसी को जिसको पहले चाहमान वंशी कहा जाता था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का भी एक केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पे व्यापारी लोग भी जो है मंदिर का निर्माण करवाए थे। यहाँ देहली वाल कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? देहली वाल। इसको सिक्का पे ढले जानते थे, तो काफ़ी प्रचलन में भी थे। बोल रहा है 13वीं शताब्दी के आरंभ में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। तालिका 1 में नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों देखिए यही तालिका 1 है। इसमें तालिका 1 देखिए ये है। तो इसमें देखिए दे रहा है ना, सबसे पहले बोला ना तोमूर राजवंश आया था, तोमूर राजपूत। उसने जो है 12वीं शताब्दी में दिल्ली को अपना राजधानी क्षेत्र बनाया था। फिर उसके बाद चौहान ने उन लोगों को क्या हरा दिया था। तो तोमर में सबसे महत्वपूर्ण था आंगपाल, तो उसको दे रहा है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान था, चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण, तो उसको दे रहा था। और फिर यहाँ पे देखिए 5 वंश से मिलकर के महत्वपूर्ण बना ये दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ। पहले तोमर आया, फिर चौहान, फिर तुर्की शासक आया, फिर खिलजी, तुगलक, और फिर यहाँ पे आएगा देखिए सैयद, और सबसे अंतिम वंश है लोधी। तो यही दोस्तों लाइनिंग वाइज से हम लोगों को अध्ययन करना है इतने शासक के बारे में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। जैसे दिल्ली एक वहाँ हो गया, सीरी और जहाँपां की पहचान कीजिए। तो ये सब शहर जो इन लोगों ने ही बजाया था। जैसे देखिए यहाँ पे एक फिरोजाबाद है, फिरोज शाह, काटला, ये सब नगर इन लोगों ने ही बनाया था। अब कौन कौन बनाया वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए तुगलकाबाद है, उसके बाद आंदियाबाद है, उसके बाद हौज एक तानी, कुतुब मीनार, दिल्ली एक कुमला, जहाँ पर यहाँ पे है सीरी है, हौज खास है। तो सारे नगर इन लोगों के द्वारा ही बनवाया गया था दिल्ली में। ये तालिका 1 हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। बोल रहा है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, तो कहाँ से जानकारी मिलती है दिल्ली के सुल्तान के बारे में, वो हम लोगों को पढ़ना है। बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती है। तो अभी ऐसा कि हम लोगों को पता है कि सभी चीज़ों के बारे में, अभिलेख, सिक्का, स्थापत्य, जैसे भवन निर्माण की कला, ये सब के बारे में अगर जानेंगे तो हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। बोल रहा है मगर यह और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तवारीख, मतलब जिसको तारीख में बहुवचन है, सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए पांडुलिपि तैयार करने का चरण बता रहा है कि पांडुलिपियाँ कैसे तैयार किया जाता था। तो सबसे पहले कागज़ तैयार करते थे, फिर लेखन कार्य शुरू होता था, फिर अनुच्छेद के अध्ययन से आकर्षण के लिए सोने को पिघलाकर उसका उपयोग उसमें किया जाता था, और फिर जिल्द को भी तैयार किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों देखिए लीजिए
तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी और सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासक संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत के बारे में भी महत्व पर बल देते थे। तो ये सब कौन थे? तवारीख थे, तवारीख, ठीक है ना। ये बोल रहा है न्याय चक्र क्या था? 13वीं सदी के इतिहासकार मुदब्बिर, तो फ़क़ मुदब्बिर इसका नाम है, एक इतिहासकार है। तो ये 13वीं शताब्दी में न्याय चक्र का बारे में क्या लिखते हैं कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। तो सही बात है, सैनिक के बिना राजा नहीं चल सकता और सैनिक को जो है वेतन चाहिए, वेतन के बगैर सैनिक कैसे रहेगा। उसके बाद बोल रहा है वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, और वेतन कहाँ से देगा राजा उसको? तो इसीलिए तो कर वसूलना शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न रहेंगे। तो किसान का जब उसको अच्छा उपज होगा, खुश रहेगा, खुद संपन्न रहेगा, तभी ना प्रसन्न जो है कर चुका पाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है। तो इस न्याय चक्र के बारे में इन्होंने सबको जोड़ा, सैनिक से राजा से को सैनिक से और सैनिक किसान से जोड़ा, और उसके बाद फिर से किसान को राजा से जोड़ दिया। तो यह था न्याय चक्र। बोल रहा है कि ये कुछ और बातें ध्यान रखे जाने योग्य है कि तवारीख जो होते थे, लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी जाते थे, मतलब गांव में लोग नहीं, दिल्ली में ही रहते थे तवारीख लोग। और बोल रहे हैं कि अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखते रहते थे, मतलब इनाम पाने की आशा में उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए क्या करते थे, लिखते रहते थे हमेशा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने के लिए सलाह देते थे और उनके विचार में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो राजा कहते थे कि तुम्हारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि जन्म से तुम्हारा ये विशेषाधिकार रहा है कि तुम हमारे बारे में लिखो, ठीक है ना, आदर्श समाज को बनाए रखो। लेकिन कई सारे लोग इसमें सहमत भी नहीं होते थे। यहाँ पे देखिए जन्म अधिकार का बारे में दे रहा और लिंग भेद के बारे में दे रहा, ये दोनों राजा जो है इसे प्रदान कर चुका था। जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। उदाहरण के लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिक विरासत मिलता है। वही अगर लिंग भेद की बात करें तो स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना संबंधी कुछ अंतर हो। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर का कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। तो पहले दोस्तों देखिए आज भी यही काम है, पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। भले ही कहा जा रहा है कि समानता है, लेकिन ऐसा हमारे देश में है नहीं। पुरुष आज भी श्रेष्ठ है स्त्रियों से और अपने आप को मानते भी है। भले ही स्त्री उसकी मान्यता किसी स्त्री न भी देती है, कोई स्त्री देती भी है, कोई न भी देती है कि नहीं ये मान्यता गलत है, लेकिन पुरुषों को ऐसा मान्यता बैठ गया है कि नहीं हम लोग जो हैं स्त्रियों से मतलब आगे हैं और श्रेष्ठ हैं, हम जो कहेंगे वही ये सुनेगी। लेकिन स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारा मानती भी है और बहुत लोग इसके विरोध भी करती है। तो क्यों माने हम उसकी बात को? हम अपने स्वतंत्र है ना, हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे। क्यों हम तुम्हारी मतलब क्यों तुम प्रधान हो, हम प्रधान नहीं बन सकते क्या? लेकिन फिर भी ऐसा है नहीं, समानता का अधिकार दे दिया गया लेकिन है नहीं। तो इस तरह के मतलब पहले से ही इस तरह के लिंग भेद जो है चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही पे वहाँ पे राजा जो है उन सारे तवारीखों को जो है जन्मसिद्ध का अधिकार और लिंग भेद का अधिकार भी देता है कि तुम ऐसा बनाए रखो, लिखो पकड़ो और आदर्श समाज को तुम लोग बनाए रखो। यहाँ पे बोल रहा है 1236 की अगर बात देखें तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। तो दोस्तों आ गया देखिए दिल्ली सुल्तान की कहानी। 1236 में एक लड़की रहती है रजिया और इल्तुतमिश की बेटी रहती है। तो देख लीजिए यहाँ लड़की सिंहासन पर बैठ रही है, तो बहुत बवाल होगा यहाँ पे। बोल रहा है 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार कौन थे? मिन्हाज सिराज। तो मिन्हाज सिराज ये स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों को से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा है। मतलब देखिए यहाँ का एक इतिहासकार है मिन्हाज सिराज। तो आपको कहे ना कि लड़की इसलिए इनको मान्यता नहीं मिलेगी, लड़की तो खुद अपनी मानती है कि नहीं हम इस लायक हैं, और ये भी मान रहा है मिन्हाज सिराज है इतिहासकार मान रहा है कि नहीं तुम अपने सारे भाई बहनों से श्रेष्ठ हो, तुम राजा बनने के लायक हो। लेकिन उसमें दोष क्या है कि ये लड़की है, मतलब तुम लड़की हो, रानी हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना। लेकिन हाँ सक्षम हो, तो फिर सक्षम है तो क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि तुम एक रानी हो, मतलब रानी शासक के रूप में मान्यता नहीं देता था। यही काम कर रहा था मिन्हाज सिराज, ठीक है ना।
बोला दरबारी जन भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। तो जो इसके दरबारी लोग थे, दरबार में जो रहते थे, वो भी प्रसन्न नहीं थे कि नहीं एक लड़की के अंडर में हम लोग रहेंगे, लड़की एक शासन करेगी, ऐसा हम लोगों को मंजूर नहीं है। तो 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तो फिर भी उन्होंने 1236 से लेकर के 1240 4 वर्षों तक जो है शासन की रजिया, और फिर 1240 ईस्वी में उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज का क्या विचार था, ये देखते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। तो देख लीजिए मिन्हाज सिराज जो हैं इतिहासकार, वो भी यही कर रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना यही तो था कि रजिया नहीं, राजिया जो है राजा बनने में सक्षम है, योग्य है, लेकिन वो रानी है इसलिए ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना, हम उसके अधीन नहीं रहेंगे, यही कहना था साफ तौर से। तो इनका विचार बस यही है कि ईश्वर ने जो हमारे आदर्श समाज बनाए हैं उसमें स्त्रियों को जो है पुरुष के अधीन रहना चाहिए, मतलब पुरुष जो चाहे वही स्त्री लोग को करना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए वह शानदार खूबियों को भी उसे दाखिल हासिल क्या हुआ। तो मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका विचार था कि जो हम खुदा जो है बनाई है इस रचना को किया है, तो उसमें जो मर्दों की सूची नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो क्या रजिया को हासिल हुआ, रानी रहने का क्या फ़ायदा है। बोल रहा है कि रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्के पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो इन्होंने अपने भी अभिलेख खुद पाए थे और मतलब लिखवाया कि नहीं हम जो है इल्तुतमिश का बेटी हैं। बोल रहा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी थी रूपभद्रा देवी। तो देखिए पहले भी इसके बाद जैसे 1262 से लेकर के 1289 तक एक रानी और रही है रूपभद्रा देवी। तो वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थी, इधर नहीं थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने भी जो है 1262 से 1289 तक शासन कर चुकी है। तो रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो इनका जो व्यवहार था रजिया से, मतलब शासन तो वे भी तो स्त्री नहीं थी, लेकिन इसका जो व्यवहार था रजिया से मतलब बिल्कुल विपरीत था। रुद्रदा देवी ने अपने लेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया था। मतलब इन्होंने रजिया ये तो नहीं मानी कि हम पुरुष जैसा हैं, पुरुष हैं, लेकिन इन्होंने खुद को माना कि नहीं हम राजा बनने के लायक हैं, सक्षम हैं, और इन्होंने यही अपने अभिलेख पर लिखवाया कि नहीं हम इल्तुतमिश के बेटी हैं, अपने आप को बेटी कही। लेकिन ये जो रुद्रमा थी जो आंध्र प्रदेश में शासन कर रही थी काकतीय वंश के, तो वहाँ पे दोस्तों इन्होंने माना ही नहीं कि हम बेटी हैं, इन्होंने अपने आप को पुरुष मतलब भ्रम पैदा करे था कि नहीं हम पुरुष हैं। तो एक और महिला शासक बनी जो कश्मीर को थी, उसका नाम था रानी दीदा। तो इसका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला है, तो बड़ी बहन रही होगी इसलिए इनका नाम दीदा पड़ गया, रानी दीदा। तो इन्होंने भी 980 से 1003 तक शासन की थी, लेकिन जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो ये दोस्तों अपने रानी के बीच प्रिय थी, मतलब सॉरी अपने प्रजा के बीच प्रिय थी, इसलिए मतलब प्रजा लोग ने इन्हें स्नेह से दीदी कह दिया, दीदा। तो इनका नाम हो गया रानी दीदा, ठीक है ना। तो ये था मिन्हाज के विचार। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ इस पर देखते हैं। स्त्रियों का भी वो था। बोल रहा है 13वीं शताब्दी के आरंभ में आरंभिक दिल्ली का सुल्तान किसी गैरिशनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बड़े मजबूत किले शहरों में परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर इसका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटपाट पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो भीतरी प्रदेश क्या था, तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवा का पूर्ति करे उसी को भीतरी प्रदेश कहते हैं। और अगर गैरिसन शहर की बात करें तो किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, तो मतलब जिसको किला बंद कर करके रखा गया जिस शहर को, उसी को कहते थे गैरिसन शहर। तो दिल्ली को सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर में का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दोस्तों दिल्ली से सुदूर की तरह बंगाल है और फिर सिंध है, तो ये सब किलेबंदी क्या हुआ शहर था, मतलब गैरिसन शहर था, तो उस पर नियंत्रण इसको बहुत कठिन लगता था। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छीन भिन हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हलवा हो और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो उधर से बहुत मतलब अपने आप को शक्तिशाली समझता था, सिंध वगैरह से और बंगाल वगैरह से। तो बोल रहा है थोड़ा सा
कुछ थोड़ा सा भी मतलब कि वहाँ पे आवाज़ टाइप का दिखता था ना, तो वो लोग क्या करते थे सिंध वगैरह के लोग कि मतलब वहाँ पे विद्रोह के झंडे खड़ी कर देते थे जो अफगानिस्तान में रहने वाले थे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इससे दिल्ली सल्तनत को बहुत चुनौतियाँ होती थी, बहुत मुश्किल झेलना पड़ता था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबक के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में हुआ। तो इसका जो चरम स्थान पहुंचा था गयासुद्दीन बलबन, देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बनेगी रजिया, फिर रजिया के बाद यही बलबन आएगा महत्वपूर्ण रूप से, और फिर बलबन के बाद चरम स्थान पर पहुंच जाएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, खिलजी वंश बनाएगा, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश में इसका अंत हो जाएगा तो राजकाल का। बोल रहा है सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गौरीशन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। तो इनको क्या करना था कि सोच रहे थे क्या कि गैरिसन शहर को छोड़ो, मतलब हमको अपने भीतरी क्षेत्र को ही जो है स्थिति को मजबूत करो। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ करा दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो क्या किया गया दोस्तों, इन लोग सोचे कि ये सब तो आगे बढ़ने नहीं देगा हमको, जो सिंध है बंगाल है कहीं आगे बढ़ नहीं दे रहा, थोड़ा सा अभाव के कारण ये लोग विरोध खड़ी कर दे रहे हैं और हम लोग जो है उतना मजबूत नहीं है। तो ये लोग क्या किए कि अपनी आंतरिक शहर को मतलब भीतरी क्षेत्र की स्थिति को ही सुधारने में लग गए और गंगा यमुना के जो दबाव था उसमें जो जंगल थे उसको मतलब कटवा वगैरह करके वहाँ पे बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी गई। तो वहाँ पे से जो शिकारी रह रहे थे, संग्राहक रह रहे थे, उसको जो है वहाँ पे से खदेड़ दिया गया था। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई, वहाँ पे से खदेड़ करके जंगल साफ करा करके वह ज़मीन मतलब किसान को दे दिया गया ज़मीन को कि तुम इस पर जो है कृषि करो। और व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गौरीशंकर शहर और शहर बनवाए जाने लगे। तो वहाँ पे भी किलाबंदी कर करके शहर का जो है विकास करना शुरू कर दिया था। दूसरा विस्तार सल्तनत में बाहरी सीमा पर हुआ। तो पहले तो भीतरी क्षेत्र को मजबूत किया, फिर उसके बाद बाहरी निकलेगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया था। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे से बाहर निकलेगा। तो जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने सैनिक अभियान शुरू किया था किधर, दक्षिण भारत की ओर। यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक के समय आते आते चरम स्थान पर यह अभियान पहुंच गई थी। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं में हाथी, घोड़ा, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। तो मतलब शुरुआती स्थान इसको कमजोर ही था, लेकिन मगर 150 बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल का अंत तक इस महाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुके थे। इसने शत्रुओं के सेनाओं को पराजित कर दिया था और शहरों पर भी कब्जा कर लिया था। तो पहले से भले ही कमजोर था, लेकिन आखिरी अंत मतलब होते होते काफ़ी जो है मजबूतियाँ प्रदान कर ली थी। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी क्या मतलब ये लोग क्या करते थे कि मुकदमा भी चलाते थे, फैसला भी जो है सुनाते थे गलत सही का, और ये लोग क्या करते थे कर भी वसूलते थे। तो इतना बड़ा क्षेत्र था तो कैसे कैसे नियंत्रण किया जाता होगा। अलाउद्दीन का जो है दक्षिण विस्तार के बारे में यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, और इधर से 1200 दोस्तों 1299 में, तो 1200 देखिए 1299 में इधर से गया है, यहाँ पे गुजरात पे गया, फिर 1303 में चित्तौड़, फिर 1301 में रणथंभौर, और फिर 1302-3 में इधर से वारंगल, और फिर 1296 में ही जो है देवगिरी, यहाँ पे सिर्फ देवगिरी आ जाता है। फिर उसके बाद इधर वारंगल 1311 में काकतीय वंश का था, जहाँ पे जो शासन की थी रुद्रदमा, ठीक है ना, और फिर हायसाल वंश का था इधर। तो इस तरह से यहाँ पे सैनिक कूच मजबूत होता है और तंजावुर भी धीरे धीरे पहुँच जाता है। तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्र ये लोग सैनिक अभियान कर चुके हैं। दिल्ली कहाँ है, यहीं, और धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर इधर से जाकर के इधर पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे। बोल रहा है कि इस चित्र में देखिए 12वीं सदी की आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। तो एक मस्जिद है देख लीजिए, तथा उनकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। तो जामा मस्जिद में ये सब स्थित है, देख लीजिए। बोल रहा है कि इतिहास में इस शहर को देहली ए कुनाल कहा गया। तो दोस्तों इसी को दोस्तों दिल्ली या कुनाल कहा गया था, पीछे जो हम लोग देखे थे वहाँ पे मानचित्र एक में। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया, और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मतलब पहले जो बनाया गया था उसमें धीरे धीरे कर करके विस्तार हो रहा था। पहले इल्तुतमिश विस्तार किया, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया, फिर इल्तुतमिश उसमें विस्तार किया कुछ, फिर फिरोज शाह तुगलक भी विस्तार किया। तो ये सब जो है इन्हें विस्तार कर रहे थे।
यह अरबी मस्जिद क्या होता है, तो बोल रहा है कि यह एक अरबी शब्द है। मस्जिद क्या है, एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, मतलब घुटने और माथा टेकते हैं जहाँ अल्लाह की आराधना करने के लिए, वहाँ पे मस्जिद उसको कहा जाता है। जामा मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियाँ में से सबसे अधिक स्मरणीय और विद्वान पुरुष का इनाम नेता के रूप में चुना जाता है, और इनाम शुक्रवार के नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी होता है। ठीक है ना, तो इसको दोस्तों कहा जाता है जामा मस्जिद में ये सब होता है। बोल रहा है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत के में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो दोस्तों इसीलिए उन लोग क्या करता है मुसलमान लोग कि पश्चिम की ओर मुँह करके अपना जो है पूजा पाठ करता है, क्योंकि भारत से पश्चिम की ओर मक्का पड़ता है। मक्का मदीना जहाँ आप लोग जानते होंगे मुसलमान के यही मतलब धर्म के लिए ही जाना जाता है मक्का मदीना। और हिंदू लोग जो है ज़्यादातर पूरब की ओर जो है अपनी मुख करके पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरब में जो है सूर्य देवता का मतलब वो लोग आराधना करते हैं, इसलिए वो लोग पूरब की ओर मुँह करके पूजा करते हैं। और अगर मुस्लिम की बात करें तो वो लोग ज़्यादातर पश्चिम की ओर मुँह करके जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं और अपनी आराधना भी करते हैं। अगर बात यहाँ पे तो ये पढ़ लिए हम लोग। अब देखिए चित्र 3 में दिखा रहा है बेगमपुरी मस्जिद का चित्र यहाँ पे दे रहा है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में नई राजधानी जहाँ पनाह विश्व की शरणार्थी जहाँ रही है मुख्य मस्जिद के तौर पर ये बनाई गई थी। तो जहाँ पनाह के दोस्तों हम लोग देखें तो यही है दोस्तों, देख लीजिए जहाँ पनाह, ठीक है ना। जहाँ पनाह ये क्या है, जहाँ पनाह में स्थित है बेगमपुरी मस्जिद है। तो ये भी एक प्रकार का मस्जिद है बेगमपुरी, जो जहाँ पनाह में स्थित है। बोल रहा है कि दिल्ली के सल्तनतों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे अनेक मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होना का बाध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में आते थे। तो दोस्तों वहाँ पे मतलब मस्जिदें इतनी बनवाई गई थी कि वहाँ पे इस्लाम और संरक्षक को जो दावा मिलता था कि नहीं इस्लाम और संरक्षक ही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा मस्जिद है। तो होठ का मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था ये, तो ये मोठ का मस्जिद है। और ये दोस्तों देख लीजिए बोल रहा है जमाली कमाली की मस्जिद है, जो 1520 के दशक आखिरी दिनों में बनवाया गया था। तो ये देख लीजिए क्या है, जमाली कमाली का मस्जिद, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विकास देख लें। अब खिलजी और तुगलक के अंतर्गत प्रशासन और समय के नज़दीक से एक नज़र। तो अब हम लोगों को मुख्य रूप से खिलजी और तुगलक के बारे में पढ़ना है। बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में विशाल साम्राज्य के संवर्धन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदार के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ये क्या करते थे कि सामंत और जमींदार को अधिक स्थान देते थे, स्थान पर अपने विशेष गुलाम को ये लोग क्या करते थे, नियुक्त करते थे अपना सूबेदार। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा गया है। तो बंदगा इसको कहा गया है किसको, इनके जो गुलाम होते थे। तो इनके काफ़ी गुलाम रहे। खुद कुतुबुद्दीन गुलाम रहा था, उसके बाद फिर इल्तुतमिश भी गुलाम रहा था। तो ये सब खुद ही गुलामी थे, इसको मतलब गुलामी वंश भी कहा गया था एक बार, ठीक है ना। उसको पहले गुलामी वंश उसको कहा गया था। थोड़ा इसके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, और उन्हें राज के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद जो है काम दे दिया गया था राजनीतिक पद पर, और सावधानी से उसको क्या किया जाता था, प्रशिक्षित भी किया जाता था। वह चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास उसके करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये लोग गुलाम ही होते थे, बेटों से बढ़कर गुलाम होते थे। सुल्तान को सलाह दी जाती थी, तो जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी भी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो देखिए यहाँ पे गुलाम को जो है बेटों से भी बढ़कर के बताया जा रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण है। बोल रहा है खिलजी और गुलाम शासक बंदला का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। तो ये लोग गुलाम का भी तो प्रयोग करते रहे, लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने निम्न वर्गों पर भी ध्यान दिया और उन्हें भी जो है उच्च पद राजनीतिक पद दिया।
लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, और लेकिन उससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। तो गुलाम से तो ऐसा पैदा नहीं हुई राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी तौर पर, लेकिन अगर निम्न वर्ग को दिया जाने लगा तो कुछ राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हुई। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उसके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब अपने मालिक के प्रति तो ये लोग वफादार हैं, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। ठीक है, मतलब हम मालिक के प्रति हैं, तुम्हारे अपने उत्तराधिकार का मतलब उनसे जो ऊपर हुआ वो। तो नए उत्तराधिकारियों ने अपने नौकर होते थे, नए उत्तराधिकारी के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सूबेदारों के बीच क्या हो जाती थी, टकराहट बढ़ जाती थी, और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों को निचले खानदान के लोगों के ऊंच पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तान की आलोचना भी की है। तो ये लोग आलोचना भी करते थे कि आप लोग दिल्ली सुल्तान में निचले लोगों को मतलब सुल्तान की आलोचना करके आप लोग निचले लोगों पर निचले लोगों को मत अधिकारी के रूप में नियुक्त कीजिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक का अधिकार रीजन, ये क्या बोलते हैं, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमहार नामक कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाला जो था उसको कहते थे कलाल। तो बोल रहा है कि फिरोज हज्जाम नामक नाई वही जो मतलब दाढ़ी मोछ बनाना है, मक्का ख्वादाब नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जिलाउद्दीन बर्नी, तो देखिए बर्नी एक महत्वपूर्ण है, इन नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो यहाँ पे देखिए क्या करने का प्रयास करा, जैसे यहाँ पे करा है कि जो मोहम्मद तुगलक था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उन्होंने मतलब कलाल को, नाई को, बावर्जी को, गढ़लड्ढा, पीरा, सभी मतलब जो नीचे वर्ग के थे सभी को उस पदों पर जो है प्रशासनिक पद पर बैठाने का काम किया। तो इसके लिए बर्नी करता था कि उनको जो है मतलब विवेक नाश हो गया था और शासन करने में सक्षम नहीं थे, उनको अक्षमता के कारण ऐसा कर रहे थे। तो ये बर्नी कहता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में। बोल रहा है पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकारों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, और इस इलाके को इकता कहलाते थे, इलाके का इकता कहलाते थे। ठीक है ना, सेना नायक जो होते थे वो, इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तादार और मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता। जो सैनिक अभियान करते हैं उनका नेतृत्व कौन करते थे, मुक्ति करते थे। इनको इक़्तादार भी कहा जाता था, और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना, उनकी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों के लिए तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों को काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, और वंश परंपरा से उनको न चले, और कोई भी इकता थोड़े समय के लिए ही मिले, उसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो वो लोग ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उसका काबू उन पर बना रहे। बोल रहा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी को इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम के हिसाब से दिए गए हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। तो मतलब उसका हम हिसाब लेंगे रकम का जो तुम राजस्व की वसूली करके लाए हो, तो उसका लेखा के लिए उसके हिसाब लेने के लिए लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक ही रख सकते थे। मतलब जो तय कर दिया राजा वही उतने सैनिक ही तुम रख सकते हो। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकारों में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदार को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। तो क्या किया कि दूर दूर के आंतरिक इलाकों को भी अपने जब अधिकार में ले आए थे सुल्तान लोग, तो क्या किया कि बड़े बड़े जो सामंत होते थे और अमीर जो जमींदार थे उनको भी अपने आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों के कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब जो अब सामंत थे, स्थानीय सामंत, तो अब कर नहीं लगा सकता था, सीधा तौर पर राजा लगाते थे, बल्कि इस समय उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया था। तो जो वो खुद भी अब सामंत भी उनको राजा को जो है कर देंगे, ऐसा उनको बाध्य कर दिया गया था। लेकिन पहले जो है सामंत लोग कर नहीं दे रहे थे। सुल्तान ने प्रशासक की ज़मीन को पैमाइश की और हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी
के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो सल्तनत की नौकरी करने लगे थे लोग राजस्व के वसूली अधिकारी के रूप में। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से कर था? जो भूमि पर था, जिसको खिराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% जो है ले लिया था, मतलब कि 50-50 कर करके आधा हमको, हमारी उपज पर हमको आधा ही हक होगा और आधा राजा का हो जाएगा। और फिर मवेशी पर भी कर था, फिर घर पर भी कर लगाया गया था। तो 3 तरह के कर था, कृषि पर, मवेशी पर और घर पर। यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था और वहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। तो दोस्तों मतलब दक्षिण भारत तक इन्होंने नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन फिर नियंत्रण के बाद तुरंत बाद इन लोग स्वतंत्र अपने आप को घोषित करने लग गए थे अधिकार के कारण, ठीक है ना। और वहाँ पे यहाँ तक कि और गंगा का जो मैदानी इलाका था वहाँ पर भी जो घने जंगल ऐसे थे जहाँ बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी, मतलब जहाँ जा नहीं सकती थी इसकी सुल्तान की जो सेना थी वो लोग। स्थानीय सरदारों के इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इस इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। मतलब जोर ज़बरदस्ती तो लोग अधिकार तो करे, लेकिन कुछ ही समय तक रह पाया, फिर वहाँ पे वो खुद स्वतंत्र हो गया। सरदारों उसकी किलेबंदी के बारे में दे रहा है। अफ्रीकी देश मोरक्को, तो मोरक्को आप लोग देखिएगा, अफ्रीकी देश मोरक्को से 10वीं शताब्दी से में भारत यात्री इबन बुत्ता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, तो इबन बुत्ता ये लिख रहा है। पहले हम लोग बर्नी के बारे में पढ़े और फिर यहाँ पढ़े थे अलबरूनी के बारे में, ठीक है। तो बर्नी के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पे इबन बुत्ता दे रहा है। ये सब दोस्तों रचनाकार हैं, इतिहासकार, तो इन सब के बारे में याद रखें कौन किसके बारे में क्या लिखा है। बोल रहा है चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुर्रियों में भी। तो सरदार के बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि कैसे वो लोग रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुथे होते हैं और उन पर आग का भी असर नहीं होता और बिल्कुल मिलकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और जो उनके लिए किले का प्राचीर का काम करता था। जो बांस जो है उनके प्राचीर का काम करता था, किले का काम करता था। इस दीवारों को घर में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल रहता था, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं को के बिना हराया नहीं जा सकता था। तो जो उन प्रबल बलशाली जिसके सेना रहेगा उन्हीं लोग उनको हरा सकते थे सरदार लोग को। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजार और बांस को काट डालते थे। दोस्तों कहाँ चला गया काम, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। एक दोस्तों चंगेल खान आया गया। अब चंगेल खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1290 में उत्तरी पूर्वी ईरान के ट्रांसऑक्सियाना, मतलब जो उज़्बेकिस्तान आधुनिक में है, ट्रांसऑक्सियाना जिसको कहते हैं, पर हमला कर दिया था। कौन? चंदेल खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया है उत्तरी पश्चिम, मतलब उज़्बेकिस्तान पर। और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत की उसका धावा झेलना पड़ा। और फिर इन्होंने चंदेल खान ने कहा दिल्ली पर भी आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान में दिल्ली पर मंगोलों का धावा बढ़ गए थे। तो मंगोल बहुत खतरनाक थे दोस्तों। मंगोल अब आए हैं यहाँ पे, इसने मजबूत होकर दोनों की सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। तो इसलिए इनको जो है खिलजी को तुगलक दोनों को जो है मतलब विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। तो देख रहे हैं मतलब खिलजी से लोग तुगलक तक रह गए थे मंगोल, तभी दोनों का शासनकाल यहाँ पे दे रहा है। बहुत ही लोग खतरनाक आदमी थे। बोला इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासक के लिए भारी चुनौती थी। तो इतनी बड़ी सेना इन लोगों ने खड़ा कर लिया था कि इसको संभालना प्रशासन को मुश्किल बड़ा काम था। तो दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया इसके बारे में दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इधर दे रहा है, मोहम्मद तुगलक के बारे में। पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। बोला दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ, 1299 से या 1300 में, एक 1302-3 में हुआ। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की थी, ठीक है ना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरियोसिन शहर भी बनवाया था, जिसको मतलब एक में दिया गया है। बोल रहा है सैनिकों को पेट भरने के लिए समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती के पैदावार इकट्ठा करके हल किया और किसान के पैदावार का 50% जो है कर के रूप में जमा कर दिया, ताकि किसानों को मतलब सैनिक को जो है पेट भर सके।
सैनिक को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देने का तय किया। तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला शासक था जिसने सैनिकों को अब नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपने चीज़ों को कीमत जो है बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया था और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों को सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो सज़ा मिलती थी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दामों को तय कर दिया, निश्चित कर दिया कीमत को अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये पहला शासक थे जो ऐसा किया था, हर सामान का कीमत नियत कर दिया था, ठीक है ना। और जो सामान उनको व्यापारी ज़्यादा कीमत पर जो बेच रहे थे उनको कीमत को नियंत्रित कर करके अब उल्लंघन उसको नहीं करते था। जो भी उल्लंघन करता था उसको जो है सज़ा भी मिलती थी। बड़े मतलब बाट को भी नियंत्रित कर दिया। अगर जो नकली बाट का प्रयोग करता था उसको बहुत बड़ी सज़ा, जितना कम बाट का प्रयोग करता था ना उतना मांस उसको शरीर में से निकाल दिया जाता था, ऐसा वर्णन किया गया है इतिहास में। तो अलाउद्दीन ऐसा जो है करने वाला पहला शासक था और मतलब पहला शासक अलाउद्दीन था जिसने सैनिकों को जो है नगद वेतन भी दिया था। बोल रहा है अलाउद्दीन की प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रही और इतिहासकारों ने कीमतों की कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की और मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसके ने सावधानीपूर्वक से सामना किया था। तो इस तरह से यहाँ पे कर दिया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग देखते हैं तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक, इन्होंने क्या किया, ये तो बोल रहा है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल प्रारंभिक वर्ष में सल्तनत पर हमला हुआ। तो इनके प्रारंभिक काल में ही जो है सल्तनत पर हमला हो गया था, मंगोल सेना परास्त हो गई। तो इन्होंने मंगोल सेना को परास्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। तो हरा भी दिया मंगोल को। अब बोल रहा है कि उज्बेकिस्तान, वही ट्रांस ऑक्सियाना मतलब उज्बेकिस्तान, तो उधर ही हम लोग आक्रमण की योजना बना रहे हैं कि हम लोग आक्रमण करेंगे उधर। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसकी आक्रामक नीति कदम था। तो अब मतलब आक्रमण करने के लिए एक अस्थायी सेना इन्होंने तैयार करना शुरू किया है। पूरा नया गैरिसन शहर बनाने के लिए स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ही एकुलान को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अब सोच लीजिए, यही किया, राजधानी परिवर्तन किया। इसको आमतौर पर कहा जाता है कि एक नगर खाली करवा दिया गया जो दिल्ली एक कुहना था, उसको निवासियों से खाली करवा दिया गया और कहा कि वहाँ आप लोग सैनिक लोग रहेंगे, सैनिक छावनी लोग, ठीक है ना। अस्थायी सैनिक तो ये लोग तैयार कर रहा था। तो बोला कि वहाँ पे एक अब क्या रहेगी, सैनिक छावनी बनेगी और वहाँ से तुम लोग कहाँ चले जाओ, दौलताबाद चले जाओ, ठीक है ना। तो नई राजधानी कहाँ बनवाया, दौलताबाद बनाया और वहीं लोगों को जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहता था। लेकिन दोस्तों इसकी जो है नीति सफल नहीं होती है। लोग वहाँ पे जाने में फिर उसको काफ़ी खतरा उठाना पड़ता है और ये मतलब फेल हो जाता है इनका तरीका। तो अभी यहाँ पे नहीं दे रहा, बहुत हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, बहुत मज़ेदार कहानी। आप लोग फिलहाल इतना जान लीजिए। सैनिकों को खिलाने के लिए उसी इलाके में खदान इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर भी लगाना पड़ा। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। तो दोस्तों इन्होंने कोई बहुत मतलब गलती तो नहीं किया था, बहुत दिमाग से काम कर रहे थे मोहम्मद तुगलक। इन्होंने कैर को बढ़ाया क्योंकि सैनिकों को जो है अच्छी जो है वहाँ पे खाना वगैरह मिल सके, खदान सब कुछ सुविधा जो है सेना को अच्छे हम दे पाएँ। लेकिन कर जब इसी बढ़ाया तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। तो किसानों को इन पर गुस्सा आ गया कि हमारा अकाल पड़ गया, इनको मतलब कर की पड़ी है। तो ये भी उनका अति फेल हो जाता है। बोल रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के बजाय उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। तो इन्होंने मुद्रा भी दोस्तों सांकेतिक मुद्रा चलाया था इन्होंने। बोल रहा है कि नगद वेतन तो देता था लेकिन आज की तरह मतलब उन्होंने कीमत पर नियंत्रण नहीं किया कि कोई वस्तु को कीमत में नियंत्रण करे। अलाउद्दीन खिलजी की तरह इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई कि हम टोकन देंगे। इस सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। तो दोस्तों ये सोना चांदी के न होते थे, सस्ती धातु के मतलब सिक्के होते थे। तो 14वीं शताब्दी के लोग इस मुद्रे पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। उन्हें सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। तो सस्ती मुद्रा जैसे मतलब जाली सिक्का काफ़ी यहाँ पे जो है बढ़ गया, जाली सिक्का, ठीक है ना। संकेतक मुद्रा चलाए तो लोग अपने घर में ही जो है मुद्रा छापना शुरू कर दिए थे।
ठीक है ना। तो ये भी इनका जो है काफ़ी कदम अच्छा नहीं रहा था सफल। बोल रहे मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक काम बेहद असफल रहे। तो सारा इनका कदम जो असफल रहा, क्योंकि जैसे कि राजधानी परिवर्तन किए तो वहाँ पे भी फेल हो गए, फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाए, फिर कर बढ़ाए तो अकाल पड़ गया। इस तरह से वहाँ पे चीज़ें उनको असफल हो गए थे। और मुद्रा चलाने की वजह से दोस्तों वहाँ पे मतलब क्या हो गया था, फिर घर में भी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जब उनको वापस लिया तो वहाँ पे एक पूरा ढेर बन गया था मुद्रा का, और मुद्रास्फीति पैदा हो गई थी उस समय उसके शासनकाल में। बोल रहा है कि कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा, और तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया था। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने वाले लोग बहुत नाराज थे। क्रम में वृद्धि और गंगा यमुना के दोहा में अकाल से विक्षुब्ध थे जनता। उसके बाद बगावत पर उतर चढ़ाया और मोहम्मद तुगलक ने अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी, और वापस लिया तो मतलब काफ़ी मुद्रा जमा हो गया, फिर मुद्रास्फीति जो यहाँ पर पैदा हो गई। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके पर फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मुगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि मंगोलों से अपने आप को रक्षा किया। क्या किया कि नहीं, हम किसी तरह से वहाँ पे उससे बचते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि मंगोल बहुत खतरनाक है। वही अगर मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने उससे बचा तो उनको सबसे पहले हराया भी, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उनके विरुद्ध लड़ाई करने की इनको योजना थी, और यही कारण है कि इनका जो है विनाश का कारण बना। अगर वो रक्षा कर पाते सिर्फ तो अपने राज्य को अच्छी तरह विकास कर पाते। बोल रहा है 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत अगर बात करें तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज रहा। तो फिर आया सैयद वंश और फिर अंतिम में लोधी वंश आया। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उड़ खड़े हुए थे। तो फिर बीच में दोस्तों क्या हुआ कि दक्षिण भारत में सारे जो है राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जैसे बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, जौनपुर, सब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे कई नए शासक भी यहाँ पर उभर करके आते हैं। कई काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे और बड़े शक्तिशाली थे। तो मतलब कुछ राज्य ऐसे थे जो छोटे तो थे देखने में, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। उसका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो उनका शासनकाल 540 से 545 के बीच है। और बोल रहा है कि इसने बिहार ने अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती इन्होंने दे दिया था। तो शेरशाह सूरी इतना तरक्की किया इस 5 साल में कि मतलब मुगल सम्राट शेर शाह को भी उन्होंने मतलब चुनौती दे दिया और उसको भी हरा दिया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर समय अपने राजवंश जो स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर भी अपना स्थापित करता है राज्य, और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। एक वंश का नाम है सूरवंश। तो उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष शासन किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य को समेकित किया। तो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो इन्होंने शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अकबर ने भी अपनाया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दे रहा है 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय, शांति, नाटक और धर्म युद्ध। और इस अन्यत्रिक में दे रहा है। इसके साथ ही आपका चैप्टर समाप्त होने वाला। काफ़ी बड़ा दोस्तों आज हो गया है वीडियो। तो देखिए आखिरी है 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रार्थना करने वाला वर्ग, और युद्ध करने वाला वर्ग, और दूसरा था खेती करने वाला वर्ग। तो 3 ही तो थे, जो इस प्रार्थना करने वाले, युद्ध करने वाले और खेती करने वाले। 3 वर्गों में समाज के इन विभाजता को ईसाई धर्म का समर्थक भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज के अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने की सहायता मिलती थी। इस विभाजन में योद्धाओं को एक नया समूह में उतरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो एक योद्धा जो उभरा समूह में, उसको नाइट कहा गया। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षक देता था और अपना ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उनका उपयोग भी करता था। नाइट की अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे, मतलब ईश्वर की सेवा करे, ऐसा कहा जाता था। कोशिश यह रहती थी कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई
भीमार में विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा है। तो जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है, जिस मुस्लिम ने, उनसे युद्ध करने के लिए इस योद्धा को भेज दिया जाए, ऐसा हमेशा प्रयत्न रहता था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियान की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया, धर्म युद्ध। तो क्रूसेड मतलब वही धर्म युद्ध। तो फिर ऐसा करते करते उनको भेजा भी गया मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई के लिए, जिसको क्रूसेड कहा गया। ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरा तरह से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती किलों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक, जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं को दिनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं शताब्दी तक कुलीनबर्ग लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। तो फिर कुलीनबर्ग जो थे वो चाहते थे कि हम भी नाइट कहलाएं। अब इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। और एक थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है तो आप लोगों से बन ही जाएगा, क्योंकि ध्यान से पढ़े हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, नहीं तो आप लोग हमको गाली दे रहे होंगे अंदर अंदर। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है आज, लेकिन फिर भी पढ़ना, अगर दिल से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा 40-45 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही हम लोग रोकते हैं वीडियो को। अगर आपको भी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।